हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और आज हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नेक्स्ट देखने वाले हैं लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोगों ने एन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इफ एल्स के अगर प्रोग्राम हो तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो ये सीरीज पूरा आप देखिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन जावा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां से आप पूरे प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख लीजिए, तो आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि हम ये कैसे पता करें कि कोई प्रोग्राम हमारा लॉगरिदमिक टाइम में चल रहा है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका ये है कि आप इस कोड को देखिए। यहाँ पर मैंने ये फॉर लूप लगाया है जो कि आई इक्वल टू 0 या 1 किसी से भी हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो रहा है, और ये चलेगा जब तक कि हमारी आई की वैल्यू लेस देन एन है, तब तक चलेगा। और यहाँ पर हम आई प्लस प्लस ना लिख के हम लिख रहे हैं कि हम आई में असाइन करना चाह रहे हैं आई मल्टीप्लाई बाय 2। बस इतना सा हमने चेंज किया है। और बाकी यहाँ पर हमारा कुछ कोड लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि मान लो कि मैंने ऊपर वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं ए बी सी, और फिर यहाँ पर मैं ए में असाइन करना चाहता हूँ बी प्लस सी, ऐसा मान लीजिए मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हैं, तो आपको एक नज़र में देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा, क्योंकि ऊपर वाला प्रोग्राम जो है वो कांस्टेंट टाइम में चलेगा, और ये वाला आपको लग रहा होगा कि 0 से लेकर एन तक ये लूप चलेगा। तो आप जल्दबाजी में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हैं, जो कि गलत है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन नहीं है। ठीक है। हाँ, आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले भी अभी करवाया था प्रोग्राम, उसमें आपने यहाँ पर आई प्लस 2 लिखा था, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने ऑर्डर ऑफ एन बताई थी। बिल्कुल। अगर मैंने आई में असाइन करके रखा है आई प्लस 2, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही होगी? आई की वैल्यू लीनियरली चेंज हो रही है। मतलब कि आई की वैल्यू में अगर आप देखोगे तो 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल बराबर के डिस्टेंस से इंक्रीज हो रही है, हमेशा वो 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एक लीनियरली वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही है। और ये एन के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है बिल्कुल डायरेक्टली। जैसे कि अगर एन की वैल्यू अगर 20 है तो ये लूप 10 टाइम चलेगा। अगर एन की वैल्यू 40 है तो ये लूप 20 टाइम चलेगा। ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू अगर 80 है तो ये लूप 40 टाइम चलेगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो एन बाय 2 टाइम्स आपका लूप चल रहा है। जो भी आपकी एन की वैल्यू है, तो एन बाय 2 टाइम्स आपका लूप चल रहा है। और अगर आपका लूप अगर एन बाय 2 टाइम चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करो एन में, तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही कहेंगे। ठीक है। तो इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही होना चाहिए। ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लॉगरिदमिक टाइम में और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंफ्यूज ही रहोगे। तो ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। अब समझो जरा कि मैंने यहाँ पर प्लस की जगह पर कर दिया है मल्टीप्लाई। अब इससे क्या डिफरेंस हो जाएगा? इससे डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास, जैसे कि आई की वैल्यू को भी मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो अगर मैंने आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया तो फिर आई में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 हो जाएगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 4, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये 8, 16, 32। इस तरीके से वैल्यूज बढ़ रही है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि क्या आपको लग रहा है कि ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली एन के ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन इस तरीके से डिपेंड करेगा क्या कि मैं किसी नंबर में एन का डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? जैसे कि अगर देखा जाए तो ये लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ये लूप चला। कब? जब एन की वैल्यू 32 थी। ठीक है ना। जब एन की वैल्यू 64 हो जाएगी तो ये लूप 7 टाइम चलेगा। अगर जब एन की वैल्यू 128 हो जाएगी तो ये लूप 8 टाइम चलेगा। तो आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू में और जितने बार लूप चल रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे एन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। मतलब ये लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा है हमारा लूप। हमारे लूप की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही है। तो किस तरीके से लूप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जरा हम ध्यान से देखें। तो ये एक तरीके से वैल्यूज जो बढ़ रही है वो 2 की पावर में बढ़ रही है। ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1,
इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये लूप कब खत्म होगा? जब आई की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है तब तक ये लूप चलेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी या फिर एन के बराबर हो जाएगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 की पावर k हो जाएगी और ये जो 2 की पावर k है ये वैल्यू n के बराबर बन जाएगी और उस समय हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर 2 की पावर k है तो हमारा लूप कितनी बार चला? मेरा ये लूप कितनी बार चला? जब पावर में 0 है तो ये लूप फर्स्ट टाइम चला, जब 2 की पावर में 1 है तो ये लूप सेकेंड टाइम चला, फिर ये हमारा 2 की पावर 2 था तो ये लूप थर्ड टाइम चला। मतलब जो भी पावर में लिखा है ना उससे एक ज्यादा लूप चल रहा है। तो अगर पावर में k लिखा है तो ये कब होगा? जब हमारा k प्लस 1 टाइम लूप चलेगा। k प्लस 1 टाइम जब मेरा लूप चलेगा तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लूप कितनी बार चल रहा है? ये लूप चल रहा है k प्लस 1 टाइम। अगर k प्लस 1 टाइम चल रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ k प्लस 1 हो जाएगी ना, मतलब कि ऑर्डर ऑफ k इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूं, लेकिन हमें k के टर्म में आंसर नहीं देना, हमें तो n के टर्म में आंसर देना है। तो मुझे k की वैल्यू पता करनी होगी। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अभी हमने देखा कि k और n में क्या रिलेशन है। k और n में ये रिलेशन है कि 2 की पावर k इक्वल टू n है। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में अगर लॉग पढ़ा है तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे जब भी पावर में कोई वैल्यू है, वेरिएबल है। अगर कभी भी पावर में कोई वेरिएबल है और मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें लॉग लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग ले लूंगा। तो ये लॉग 2 की पावर k हो जाएगा इक्वल टू लॉग n हो जाएगा। ठीक है ना? अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई पावर में है तो वो आगे आ जाता है। ठीक है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि 2 की पावर में k है तो वो k आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k log 2 इक्वल टू लॉग n। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ जाएगी log n डिवाइड बाय log 2। ठीक है, और log n डिवाइड बाय log 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि log n टू द बेस 2। इसको हम ये लिख सकते हैं। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि log n में किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू एक्चुअल में log n आ गई, क्योंकि अगर मैं log 2 को, अगर एक कांस्टेंट नंबर है log 2 तो log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे आया, k आगे कैसे आया, ये बेस में कैसे चला गया, ये सब log की प्रॉपर्टीज है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो log a की पावर b अगर लिखा हुआ है, अगर log a की पावर b अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं b log a। एक प्रॉपर्टी ये हमने यूज करी है। और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी है कि अगर log a अपॉन log b लिखा हुआ है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं log a और बेस में आ जाएगा b। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई log n और हमने अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी k, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपकी आई की वैल्यू डबल स्पीड से इंक्रीज कर रही है तो आपका प्रोग्राम लॉगरिदमिक टाइम लेगा। अगर आपकी वैल्यू डबल तेजी से बढ़ रही है तो आपका प्रोग्राम लॉगरिदमिक टाइम लेगा। और इसका आपने एग्जांपल देखा होगा बाइनरी सर्च, है ना? जब आप बाइनरी ट्री बनाते हो तो बाइनरी ट्री में भी आपका लॉग एन टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर पहले आपका एक लीफ नोड होता है, उसके बाद आपके दो लीफ नोड हो जाते हैं। ठीक है ना? जब आप बाइनरी ट्री बनाते हो तो दो नोड आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपके दो नोड बन जाते हैं हर लेवल पर दो दो, तो ये टोटल 4 हो जाते हैं। तो अगर आप यहां पर भी देखोगे तो सीधे वैल्यूज डबल होती जा रही है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और आप किसी भी एक तरफ यहां पर सर्चिंग करते हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की भी log n होती है। तो इसका प्रूफ भी आपको इससे मिल गया होगा कि ये कैसे होता है। तो क्या ये हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर ही क्या यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n रहेगी? नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई 3 कर रहे हो, मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप log n ही कहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज 2 की पावर में इंक्रीज हो रही थी।
जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 3 की पावर में इंक्रीज होगी। जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 4 की पावर में इंक्रीज होंगी। तो जैसे यहां पर डिवाइड में log 2 आया है, अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में log 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में log 4 आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि log n में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कांस्टेंट नंबर का, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। बस आप ये कह सकते हो कि अगर 3 का मल्टीप्लाई किया तो बेस में 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो बेस में 4 आएगा। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या रहेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो log n ही रहेगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर वैल्यूज अगर डबल हो रही हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी। बल्कि अगर डिक्रीज भी हो रही है, अगर इसका उल्टा हो रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि आपने ये फॉर लूप चलाया, i इक्वल टू n से लेकर आपने शुरू किया और आप i को तब तक चला रहे हो जब तक i की वैल्यू जो है वो छोटी है, ठीक है ना? i की वैल्यू जब तक जो है वो बड़ी है 0 से या फिर 1 से, ऐसा आप कुछ भी कह सकते हो। 0 या 1 से जब तक बड़ी है तब तक आप ये लूप चला रहे हो। और अब इस बार आप i को डिक्रीज कर रहे हो डिवाइड बाय 2 करके। अब i को आप मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। इसका भी मतलब तो वही है। अगर आपने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर कुछ भी कोड लिखा है जैसे कि a असाइन b प्लस c, ऐसा कुछ भी कोड लिखा है, तो अब यहां पर आपकी वैल्यू कैसे चलेगी? आपकी वैल्यू n है, फिर n के बाद n बाय 2 हो जाएगी i की वैल्यू, क्योंकि आपने i में असाइन किया है n, फिर n बाय 2 हो जाएगा, फिर n बाय 4 हो जाएगा, फिर n बाय 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके वैल्यू i की हो जाएगी 4, फिर 2 और फिर 1 और फिर उसके बाद 0 होके टर्मिनेट हो जाएगा लूप। ठीक है? तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो बात वही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही निकलेगी। यहां पर एक्चुअल में डिवाइड बाय 0 हो रहा है, तो यहां पर आप बोलोगे कि n का डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 0 से। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये वही है ना, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n ही रहेगी। आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो कि यहां पर n की वैल्यू डिवाइड बाय 2 की पावर 1 है, फिर यहां पर n की वैल्यू डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है। ठीक है? तो ऐसा करते करते एक टाइम आएगा कि n डिवाइड बाय 2 की पावर k हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर जब फर्स्ट स्टेप में जब पहली बार लूप चला तो पावर में 0 है, जब दूसरी बार लूप चला तो पावर में 1 था। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पावर में आ जाएगा k, और ये कब होगा? जब k प्लस 1 टाइम लूप चलेगा। अच्छा, तो ये लूप कब ब्रेक होगा? ये लूप तब ब्रेक होगा जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये लूप ब्रेक होगा। मतलब ये लूप कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब तक i की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, मतलब ये वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। मतलब n डिवाइड बाय 2 की पावर k जब 1 हो जाएगा तो ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, और k प्लस 1 टाइम हमारा लूप चलने वाला है। तो k प्लस 1 टाइम लूप चलेगा, मतलब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k हो गई। ठीक है ना? अब ऑर्डर ऑफ k हो गई, लेकिन k की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे n के टर्म में निकालना है। तो सेम ये वही हो जाएगा कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पावर k। दोनों तरफ log लेकर सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, जिसको कि आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ log n। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आपके लूप डबल तेजी से इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, या फिर डिवाइड होता जा रहा है 2 से, या फिर 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 3 से डिवाइड होता जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, किसी एक कांस्टेंट नंबर से ये मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई सारे बच्चे लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस आप लोग शेयर करो, क्योंकि आपका शेयर करना ही मुझे मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।